और ये जो फर्रे हैं बेसिकली नेक्स्ट बैच वाले फर्रे हैं जो कि मैं आपको बताया, और 2 उनमें से मैंने आपको करा दिया अभी, ठीक, बिकॉज अगली बार हमारे पास 6.5 महीने होंगे जहां पर हम एक टॉपिक खत्म करेंगे बैच में, उसके बाद फर्रे करेंगे एक टॉपिक, ठीक है। ओके, पीडीएफ नहीं दूंगा, मैं टांग दूंगा, पढ़ो मेरे साथ, पढ़ो, तुम रिवाइज करो। तो मेरा भाई पर्पज इस क्लास का इज वेरी सिंपल कि इसको हम साथ में जो आपके आते हैं एग्जामिनेशन में, स्टार्टिंग में मैं क्रॉप कर दूंगा, रिलैक्स, ठीक है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेस के बारे में आपके सवाल जो आते हैं आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 73, ये पूरा आर्टिकल ध्यान रखेंगे। यही पर याद रखना आर्टिकल 53 में मेंशन है आपका एग्जीक्यूटिव पावर। ये मैं और आप मिलकर रिवाइज कर रहे हैं कि हम दोनों का एग्जाम है आने वाले 3 दिन के बाद, ठीक है। आज वॉइस पता नहीं क्यों खराब रखी है यार। अब कोई भी दादाजी और उप दादाजी के बारे में ध्यान रहेगा। आर्टिकल 53 इनके एग्जीक्यूटिव पावर बताता है। प्लीज ध्यान रखना, एग्जीक्यूटिव के पार्ट आपके प्रेसिडेंट साहब होते हैं और लेजिस्लेचर के पार्ट भी होते हैं। ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर लेजिस्लेचर मेरे भाई, ठीक है। आर्टिकल 54 में इलेक्शन की हम बात करते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन है? केवल आपके इलेक्टेड लोग होते हैं, इलेक्टेड लोग ऑफ बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा दोनों के इलेक्टेड लोग दोस्तों आपके हमारे होते हैं। परफेक्ट भाई, ठीक है। तो ये आर्टिकल ध्यान रखना, आपके मेंशन मिलता है हमारे दादाजी का। आर्टिकल 61 में हम इंपीचमेंट करते हैं और वो होता है स्पेशल मेजॉरिटी से। ध्यान रखना, स्पेशल मेजॉरिटी 2-3 प्रकार की होती है। तो दादाजी को रिमूव करने में आपको चाहिए होता है 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। 2/3 ऑफ योर टोटल स्ट्रेंथ आपको चाहिए होती है। एक आपकी स्पेशल मेजॉरिटी ये भी होती है ना, 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, है ना, वो वाली नहीं चाहिए होगी, आपको चाहिए होगी 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। क्लियर है दोस्तों? 12 को बैच में फेयरवेल शाम को होगी, ठीक है जी, ओके। थोड़ी बहुत वॉइस प्लीज मैनेज कर लो यार, आज माफी यार, ठीक है, आखिरी क्लास है हमारी, बाकी थोड़ी वॉइस प्लीज मैनेज करना, ठीक है। एंड डू लाइक द सेशन, लास्ट अटेंडेंस लगा देना, ठीक है। चलो, उसके बाद मेरे भाई आर्टिकल 72, ये पूरा मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, और अगर तुमने मेरे साथ पढ़ाई की, मुझे खुश कर दिया, तो शायद मैं इसकी पीडीएफ भी तुम्हें शेयर कर दूं। ठीक है, आ जाओ। चलो, तो आर्टिकल 72 में दोस्तों मिलता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट की वो कैसे पार्डन दे सकते हैं, माफी प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हमें पता है कितने प्रकार की माफी देते हैं। पूरा एक पार्डन होता है जहां पर भैया जी गंगा नहा लेंगे, पूरा ही क्षमा हो जाएगी। एक होता है आपका रेमिट करना। कम्यूट करने का मतलब क्या होता है कि हायर पनिशमेंट को लोअर में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। परफेक्ट, चलो ग्रेट। तो एक आपको एक पद क्लियर हो गया। अब जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं सारे प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं। कल आपको ज्वाइनिंग मिलेगी वो भी आपके प्रेसिडेंट के नाम पर ही होगी, ठीक है जी, ओके। आपको जो जितने भी आपके हमारे पद हैं वो भी आपके इसके उस पे होंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, परफेक्ट, चलो आ जाओ। तो ये हमारा हो गया प्रेसिडेंट और वाइस प्रेस के बारे में। देन यहां पर एक पद के बारे में ध्यान रखना दोस्तों, हमारे जो होते हैं अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल साथ में आपके जो मिनिस्टर्स होते हैं, आर्टिकल 74 में आपका लिखा होता है कि देयर शुड बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसको प्रिसाइड कौन करेंगे? हमारे पीएम साहब करेंगे। एक और चीज ध्यान रखना कि आर्टिकल 78 में लिखा होता है कि पीएम की ड्यूटी होती है दोस्तों, ये पीएम की ड्यूटी होती है कि वो कम्युनिकेट करें इंफॉर्मेशन आपके राष्ट्रपति महोदय को, और ये कई बार आपके एग्जामिनेशन में दोस्तों आया हुआ है। दिस इज योर पीवाईक्यू, ध्यान रखना। आर्टिकल 76 में मेंशन मिलता है अटॉर्नी जनरल का। इनके बारे में हम याद क्या रखेंगे भैया कि यार ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं हमारे देश के। फर्स्ट लॉ ऑफिसर सरकार के वकील होते हैं। सरकार को देश के किसी भी कोर्ट में अगर आपने दोषी बनाया है, एक पार्टी बनाया है, तो वहां पर अटॉर्नी जनरल होते हैं जो जाकर उनको रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज नॉट फुल टाइम नौकरी, यह आपकी फुल टाइम जॉब नहीं होती है, ध्यान रखना, पार्ट टाइम नौकरी होती है। याद कर पाएंगे। इनके पास भैया एक और पावर होती है कि किसी भी हाउस में, लोकसभा राज्यसभा किसी भी हाउस में जाकर आपके हमारे अटेंड कर सकते हैं, सेशन को बोल सकते हैं, बस वोट नहीं कर सकते। खत्म, अटॉर्नी जनरल आपका आर्टिकल 76। इनको रिमूव करना होगा। कैसे रिमूव करेंगे? ही डज नॉट हैव सिक्योरिटी ऑफ टेनर, मतलब इनको रिमूव करना है, डायरेक्टली रिमूव किया जा सकता है, कोई भी फॉर्मल प्रोसेस की नीड नहीं होती है। सिक्योरिटी ऑफ टेनर का मतलब क्या होता है कि इफ यू आर रिमूविंग प्रेसिडेंट यू हैव टू डू इट थ्रू पार्लियामेंट। इफ यू आर रिमूविंग इलेक्शन कमीशन, इफ यू आर रिमूविंग आपके जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आपको स्पेशल मेजॉरिटी से करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं सिक्योरिटी ऑफ टेनर। इनके पास नहीं होती, गवर्नर के पास नहीं होती। गवर्नर के बारे में ध्यान रखना, गवर्नर आपके अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर आपका होता है फेडरल फीचर। फेडरल फीचर का मतलब क्या होता है आपका हमारा कि आपके राज्यों के पास भी पावर है। राज्यों को पावर हमने कहां से दे रखा है? आपके डिवीजन ऑफ पावर शेड्यूल नंबर 7, जिसमें आपके 3 लिस्ट हैं, यूनियन, स्टेट, कंकरेंट। यूनियन में आपके मैटर हमारे 100 हैं करंट में, स्टेट में आपके हमारे मैटर 66 हैं, आपके कंकरेंट में हमारे 47 52, राइट, याद रखना। बफर हो रहा है, क्या बात कर रहे हो? क्लियर है?
क्या बफर हो रहा है भाई? मार दूंगा अगर झूठ बोले तो। बफर नहीं हो रहा है कुलदीप, भगा दूंगा। क्यों वॉइस क्यों ब्रेक हो रही है यार? अटॉर्नी जनरल के बारे में पूरे सारे फैक्चुअल वगैरह फैक्ट याद रखेंगे। आ जाओ अब मेरे भाई, आते हैं पार्लियामेंट। मैक्सिमम सवाल जो आपके एग्जाम में आएगा मेरे भाई, तो वो आपका आएगा पार्लियामेंट से। मेरे भाई कोई पूछे पार्लियामेंट के कितने हिस्से होते हैं? पार्लियामेंट के 3 हिस्से होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और साथ में प्लीज थोड़ा मैनेज कर लो, एक रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है? आप मुझे 4 बार बोलोगे, मैं 4 बार रिवाइज कर दूंगा, लेकिन प्लीज थोड़ा मैनेज कर लो। तो मेरे भाई आपके पार्लियामेंट के 3 हिस्से होते हैं। राष्ट्रपति, हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। तो किसी को अगर लगे भैया बहुत फास्ट हो गया, तो क्योंकि भाई रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ा चुका हूं तुमको पहले सब। तो पार्लियामेंट के आपके 3 हिस्से, राष्ट्रपति हमारे, लोकसभा, राज्यसभा। आ जाओ अब ध्यान रखना कि आपके इन आर्टिकल में मेंशन मिलता है हमारे पार्लियामेंट का। लोकसभा में आपके टोटल अप्रोक्सीमेटली 543 सीट्स हैं करंट में। राज्यसभा में आपकी होती हैं हमारी 250 सीट। ध्यान रखना उसमें 12 को आप करते हो क्या? 12 को आप अपॉइंट वो करते हो, नॉमिनेट करते हो। कौन? हमारे दादाजी नॉमिनेट करते हैं, याद रखेंगे। ओके उम्र क्या होती है? अगर आप 25 साल के हैं तो यू कैन फाइट, यू कैन कंटेस्ट इलेक्शन। आप इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हो दोस्तों। कौन सा? लोकसभा का इलेक्शन। अगर आप 30 साल के हैं, आप राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, राइट? अब चुनाव कैसे होता है? लोकसभा का चुनाव होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। याद रखना, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इस मेथड से होता है लोकसभा का चुनाव। राज्यसभा का चुनाव हो गया, दादाजी का चुनाव हो गया, अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ था। ये सारे चुनाव होते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के मेथड से, बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है राष्ट्रपति के चुनाव में। ध्यान रखना। ओके चलो परफेक्ट। तो ये चीज याद रखेंगे हम लोग भाइयों, दोनों चीज। ओके आ जाओ अब यहां पर ना, इसके बारे में एक और 2-3 चीजें कि हमारे 2 हाउसेस होते हैं दोस्तों, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। ओके, राज्यसभा आपकी हमारी कंटिन्यूअस बॉडी है, परमानेंट बॉडी है। 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं। इसका मतलब टर्म कितना हुआ? अगर 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर हो रहे हैं तो सारे मेंबर रिटायर होंगे 6 साल में, 3 दूनी 6 साल में। तो टर्म इनका होता है 6 साल का। ये बॉडी डिसॉल्व नहीं होती, ध्यान रखेंगे। क्लियर? ओके लोकसभा में क्या होगा? लोकसभा इज योर नॉन कंटिन्यूअस चैम्बर। नॉर्मल टर्म होता है 5 साल का, लेकिन तब तक रहेगी जब तक सरकार के पास मेजॉरिटी है। जैसे ही सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं होगी, टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा। बोलो क्लियर भैया जी? ओके, जब इमरजेंसी लगी होगी उस टाइम पर 5 साल भले पूरे हो गए हैं, लेकिन स्टिल आप एक्सटेंड कर सकते हो जब तक इमरजेंसी हट ना जाए। जैसे ही इमरजेंसी हट जाती है, हटने के 6 महीने के अंदर आपको चुनाव कराना पड़ता है लोकसभा का हमारे। क्या क्लियर है कि जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, मैक्सिमम मंत्री हो सकते हैं 15%, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू लोकसभा ओनली। ही दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा ओनली। ध्यान रखना, यानी लोकसभा में मेजॉरिटी है जिस पार्टी के पास, उसी पार्टी की सरकार होगी। परफेक्ट। आ जाओ अब, जैसे एडमिन होते हैं ग्रुप में, ऐसे ही पार्लियामेंट में हमारे लोकसभा में होंगे स्पीकर। स्पीकर महोदय होंगे। स्पीकर महोदय को हम उन्हीं के मेंबर में से एलेक्ट करेंगे। इनके चुनाव की डेट डिसाइड करते हैं हमारे परम पूजनीय दादाजी। अगर इनको रिजाइन करना होगा डिप्टी को करेंगे, अगर डिप्टी को रिजाइन करना होगा तो स्पीकर को करेंगे। अगर हमको रिमूव करना है, हमको मतलब एमपी को अगर इंपीच करना है, इंपीच मतलब रिमूव करना है आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा को, तो वो होगा इफेक्टिव मेजोरिटी से। इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब भैया एक बार फिर बता दो, जैसे मान लो 500 मेंबर है, फॉर एग्जांपल 500 मेंबर हैं, 200 सीट खाली हैं, तो 480 की जो मेजोरिटी होगी उसको बोलेंगे इफेक्टिव मेजोरिटी। इसी को आप बोलते हो मेजोरिटी ऑफ देन मेंबर्स, राइट? मेजोरिटी ऑफ देन मेंबर्स। ये सारे काम हैं जो स्पीकर साहब डिसाइड करते हैं। कास्टिंग वोट, जिसको आप टाई वोट भी कहते हो, जब दोनों में टाई हो जाएगा तो कास्टिंग वोट की पावर होती है। बोलो हाँ। क्या कास्टिंग वोट में पहले इंस्टेंस में वोट कर पाएंगे? बोलो नहीं। लेकिन जब इनके रिमूवल की बात होगी उस टाइम पर कर पाएंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि उस टाइम पर ये नॉर्मल एमपी होंगे। जब होगा ज्वाइंट सेशन, कहां कहां ज्वाइंट सेशन होता है, किस किस बिल में नहीं होता? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में नहीं होता। और किस में नहीं होता भैया? मनी बिल में नहीं होता। और कहां नहीं होता? राज्यों में नहीं होता। जहां भी ज्वाइंट सेशन होगा उसको प्रिसाइड कौन करेंगे? स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर भैया एब्सेंट है तो आपके करेंगे डिप्टी स्पीकर। वो एब्सेंट है तो आपके करेंगे डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वाई आपके चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं करेंगे प्रिसाइड? क्यों भैया? क्योंकि ही इज नॉट मेंबर ऑफ राज्यसभा, ही इज आपके वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 63, जिनको आप
नियुक्त करते हो उनके इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। खत्म, प्रथम अध्याय समाप्त। क्लियर है ये सब? अभी क्लियर है ना भाई सब कुछ? अच्छा समझ में आ रहा है? बाहर के मेंबर अलाउड नहीं होते, कुछ सिलेक्टेड लोग अलाउड होते हैं। यही डिसाइड करते हैं कौन सा बिल हमारा मनी बिल है, राइट? तुम लोग अगर लास्ट तक रहे ना, कितने लोग हो? 3600 लोग हो ना। अगर इतने लोग लास्ट तक पढ़े मेरे साथ, तो अगर आप बोलोगे तो मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा। ऑल्दो नेक्स्ट बैच की एक्सक्लूसिव पीडीएफ है, बट मैं भेज दूंगा तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? मैं भेज दूंगा आपको, आराम से रिवाइज कर देना, ठीक है? और ये पूरी रिवीजन पीडीएफ है, ये पढ़ाने वाली पीडीएफ नहीं है भाई, ध्यान रखना। मतलब किसी को लगे भैया इतनी पॉलिटी है क्या, भाई रिवीजन पीडीएफ है। क्वालिफिकेशन आपके हमारे अपॉइंट करना चेयरमैन को, ये सारे काम कौन करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा करते हैं। आ जाओ बगल में, डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन की डेट डिसाइड कौन करता है? स्पीकर करता है। तो ये डिफरेंस ध्यान रखना, स्पीकर की डेट इलेक्शन की डेट डिसाइड करेंगे हमारे प्रेसिडेंट साहब, डिप्टी स्पीकर की करेंगे आपके स्पीकर साहब। ओके ठीक है, वॉशरूम से लाइव हो, ठीक है कोई बात नहीं, कैमरा ऑन करने का ऑप्शन नहीं है, थैंक गॉड। इलेक्टेड बाय लोकसभा के मेंबर्स, इलेक्टेड फ्रॉम मेन अपोजिशन पार्टी, डेट ऑफ इलेक्शन फिक्स्ड बाय स्पीकर, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू लोकसभा, रिजाइन करेंगे स्पीकर साहब को, अगेन इफेक्टिव मेजॉरिटी से। इनके बारे में एक स्पेशल बात याद है ना आप लोग को, कि अगर डिप्टी स्पीकर को आप किसी भी कमिटी का मेंबर बनाओगे तो बाय डिफॉल्ट ही विल बिकम इट्स चेयरमैन। ओके, ये चेयरमैन ही बनेंगे, ध्यान रखना, किसी भी कमिटी के। अगर आप इनको किसी भी कमेटी का मेंबर बनाओगे तो ये उस कमेटी के दोस्तों डायरेक्ट खाली चेयरमैन बनेंगे और कुछ नहीं बनते। आ जाओ। उसके बाद चेयरमैन राज्यसभा हमारे होते हैं वाइस प्रेसिडेंट साहब, जिनका मेंशन मिलता है आर्टिकल 63 में। ये ध्यान रखना, मेंबर नहीं होते हाउस के, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। इनको वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी नहीं मिलती, इसकी मिलती है। इनके पास भी कास्टिंग वोट होता है, जो कि स्पीकर के पास भी होता है। ओके, जब इनके रिमूवल की बात चल रही होगी उस टाइम पर कोई और डिसाइड कर रहा होगा राज्यसभा को, ये नहीं कर रहे होंगे, और इनके पास पावर नहीं होती कि मनी बिल को डिसाइड करें। लेकिन यहां से सवाल आता है मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान रखना। राइट, आपसे पूछता है एग्जाम में, जरा बताओ। देखो हम सबको पता है कि जब बात होगी मनी बिल की, जब बात होगी मनी बिल की, जब बात होगी एडजॉर्नमेंट मोशन लाने की, जब बात होगी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की, ठीक है, जब बात होगी आपके हमारे सरकार के अगेंस्ट कुछ करने की या बजट करने की, बजट पास करने की, तो मेन रोल जो होता है दोस्तों वो किसका होता है? लोकसभा का होता है। ओके, हमारे संविधान में मेन पावर दी गई है लोकसभा को, लेकिन राज्यसभा के पास भी कुछ पावर है। ओके, जैसे मान लो इमरजेंसी में अगर स्टेट लिस्ट के ऊपर रूल बनाना पड़े तो वो पावर राज्यसभा के पास है अंडर आर्टिकल 249। अगर ऑल इंडिया सर्विस बनानी है, जैसे अभी आपकी आईएएस, आईपीएस तो नहीं होगी शायद ना, आईएएस हो गई हमारी, वो आपकी हो गई आईएफएस हो गई, राइट, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस आपकी, ठीक है, आपकी हमारी फॉरेस्ट सर्विस। तो ये दोस्तों आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। उसके बाद रिमूवल करना है अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट को, तो वो इनिशिएट होगा राज्यसभा में ही। ओके, ध्यान रखना। तो ये सारी बातें दोस्तों राज्यसभा की स्पेशल पावर है अपनी, ठीक है। ओके, दूसरी के चेयरमैन आपके होते हैं वाइस प्रेसिडेंट साहब। बोलो अच्छे से क्लियर क्या? हाँ भैया, मजा आ गया, ठीक है। चलो जी, तो यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब हम जरा आते हैं बिल्स पर, ठीक है। आपने देख लिया स्पीकर वगैरह क्या होते हैं, अब जरा हम आते हैं बिल्स पर, फिर हम आएंगे सुप्रीम कोर्ट पर। तो बिल की अगर आप बात करोगे दोस्तों, तो बिल एक हमारा होता है ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल क्या होता है? ऐसा बिल जो कि जिसमें फाइनेंशियल मैटर्स नहीं होते। ओके, जिसमें फाइनेंशियल मैटर्स आपके नहीं होते, इसको पास करने का प्रोसेस देख लो। पहली रीडिंग में क्या होता है? पहले आप हाउस की लीव मांगते हो, लीव ऑफ योर हाउस। उसके बाद आप गैजेट में पब्लिश करते हो कि भैया जी हमारा ये फला फला बिल है जो आएगा। उसके बाद सेकंड रीडिंग होती है। ध्यान रखना, आपको जो भी डिस्कशन करना है बिल के ऊपर, जो भी अमेंडमेंट पास करना है या इवन पब्लिक ओपिनियन लेना है, वो सारे काम आपके होंगे सेकंड रीडिंग पर। उसके बाद कमिटीज बनती हैं। कमिटी दो प्रकार की होती हैं, सेलेक्ट कमिटी, ज्वाइंट कमिटी। सेलेक्ट कमिटी में आपके वो लोग आएंगे जो आपके खाली उसी हाउस के होंगे। ज्वाइंट कमिटी में दोनों हाउस के मेंबर आएंगे, खत्म। फिर आएगा थर्ड स्टेज, जहां पर आपकी हमारी वोटिंग होती है खाली, और फिर बिल जाएगा दादाजी के पास। दादाजी के पास वीटो पावर होता है। वीटो अगर वो हाँ बोल देंगे तो पास हो जाएगा, अगर वो ना बोलेंगे उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट वीटो, बिल वहीं पर खत्म। दूसरा होता है सस्पेंसिव वीटो, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है बिल को रिटर्न कर सकते हैं। कौन से बिल को रिटर्न नहीं कर सकते? मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते हमारे प्रेसिडेंट साहिब। ओके, ध्यान रखना। देन ही हैज आल्सो पॉकेट वीटो, जहां पर बिल को पेंडिंग रख सकते हैं। क्या कोई टाइम लिमिट होती है क्या? नहीं भैया, कोई टाइम लिमिट आपकी नहीं होती है, खत्म। मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते। ध्यान रखना। एक और चीज, जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होंगे उसे हाँ बोलनी ही पड़ेगी, और यह बात भी 24th अमेंडमेंट से लाई गई थी। खत्म कहानी। आ जाओ।
फिर बात करेंगे मनी बिल की। ध्यान रखना, मनी बिल के बारे में आर्टिकल 109 में मेंशन है स्पेशल प्रोविजन कि मनी बिल आएगा सिर्फ लोकसभा में। मनी बिल के बारे में जितनी चीज स्पेशल हैं सब मेंशन मिलेंगे आपको आर्टिकल 109 में। आर्टिकल 110 कहता है कि मनी बिल केवल लोकसभा में आएगा, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लगेगी, राज्यसभा के पास मैक्सिमम 14 डेज होता है पेंडिंग रखने का। अगर 14 डेज में पास नहीं हुआ मनी बिल तो हम इस बिल को पास मानेंगे, खत्म। प्रेसिडेंट साहब हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे वापस नहीं भेज पाएंगे, दैट्स इट। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये आपकी आर्टिकल 368 में 2 तरीके बताए गए हैं अमेंड करने के, लेकिन ध्यान रखना कॉन्स्टिट्यूशन को आप 3 तरीके से अमेंड कर सकते हो। सिंपल मेजॉरिटी से भी कर सकते हो, जो कि आर्टिकल 368 का पार्ट नहीं है। ओके, आपके आर्टिकल 368 में क्या लिखा गया है कि आप संविधान को दोस्तों अमेंड करने के लिए क्या क्या प्रोसेस करो। एक और चीज, प्रेसिडेंट साहब ना इसको मना कर सकते हैं इस बिल को और ना ही रिटर्न कर सकते हैं। ओके, क्लियर 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 क्लियर। तुम लोग रिलेट करते रहो भाई कमेंट्स में। इन फाइनेंशियल बिल का ना आर्टिकल में कंफ्यूज करता है, ध्यान रखना। इसका आर्टिकल 117(1) है और इसका 117(3) है। ओके, ये केवल लोकसभा में आएगा और ये दोनों हाउस में आ सकता है। सब कुछ सेम है यहाँ पर प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लगेगी, यहाँ पर नहीं लगती। बस ध्यान रखना कि बाकी सब कुछ नॉर्मल बिल की तरह होता है दोनों। ओके, तो ये सारे दोस्तों आपके हमारे बिल हो गए, कौन कहां पे आता है, कौन आपका कहां पर नहीं आता। एक और चीज देख लो, बजट। तो बजट में प्लीज ध्यान रखना भाइयों कि आपके आर्टिकल 112 में मेंशन है हमारा बजट। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। और सुनो, लास्ट तक रुकोगे तो लास्ट में मैंने क्या किया है, सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट को भी यहां पर क्लब कर रखा है। देखो, सारे इंपॉर्टेंट केस, सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आराम से रिकॉल करना यहां से। तो पीडीएफ तभी दूंगा जब तुम साथ में रिवाइज करोगे एक बार इसी शर्त पर पीडीएफ मिलेगी आपको, ठीक है। बुगाटी नहीं टैंक चाहिए, कट ऑफ नहीं रैंक चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आ जाओ देखो। तो भाई ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। 100 में वोटिंग होती है, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, लैंग्वेज कौन सी हम यूज करेंगे, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रमलगेट ऑर्डिनेंसेस हमारे, राइट। ऑर्डिनेंस के बारे में ध्यान रखना, मैक्सिमम टाइम लिमिट कितना होता है, 6 महीने प्लस 6 हफ्ते, पता है ना आपको ये सारी बातें। गुड, चलो ऊपर सुप्रीम कोर्ट के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। आर्टिकल 124 में मेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट एक होगा हमारा। ओके, आर्टिकल 143 में हमारा क्या मेंशन है, आर्टिकल 143 में आपका मेंशन है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। यानी कि देखो, सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ेगा। प्रेसिडेंट साहब उनसे पूछ सकते हैं भैया आज काहे की सब्जी बनाएं, आज क्या पहने बताओ, तो सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना पड़ेगा आज ये पहनो। वो मानना ना मानना दादाजी के ऊपर है हमारे, ठीक है। चलो, सीएजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी आपकी सीएजी है। आर्टिकल 148 से 151 में आपको मेंशन मिलेगा। आर्टिकल 148 में लिखा हुआ है कि सीएजी है जो अपनी ऑडिट रिपोर्ट देती है प्रेसिडेंट साहब को, और प्रेसिडेंट साहब रखते हैं इसको लोकसभा में, ध्यान रखना। ओके, चलो ग्रेट। इसको आप फ्रेंड एंड गाइड कहते हो टू योर पब्लिक अकाउंट्स कमिटी जो आपकी है, ठीक है जी। ये बजट है आपका। पहले बजट आपका अलग आता था, 2017 से हमने क्या किया है, रेलवे और आपका दोनों बजट को हमने अलग अलग कर दिया है, ठीक है। टर्म कहीं पर मेंशन नहीं है। बजट में क्या होता है, आपके एक्सपेंडिचर और रिसीट का एस्टिमेट है आपका एक होता है, ठीक है जी। चलो, यहां पर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट शैल कॉज इट टू बी लेड बिफोर बोथ हाउसेज, बजट को आपके, और नो डिमांड ऑफ ग्रांट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। यानी कि अगर आप बजट में कोई भी पैसा एलोकेट करते हो तो एक और चीज ध्यान रखना कि आपके जो फंड्स हैं उसमें से 2 प्रकार से पैसे निकलते हैं। एक पैसा चार्ज होता है, एक पैसा ड्रॉ होता है। जो पैसा चार्ज होता है वो नॉन वोटेबल होता है, जो पैसा आप ड्रॉ करते हो वो वोटेबल होता है। कौन से पैसे नॉन वोटेबल होते हैं, जो आप सैलरीज वगैरह पे करते हो आपके ऑफिसर्स वगैरह को, जजेस वगैरह को, या एमपीज वगैरह को, ठीक है, या आपके अलग अलग पोस्ट को। खत्म, ये पूरा क्लियर अपने को। ये आपका फंड्स हो गया जो मैंने आपको यहां पर दोस्तों बताया। आ जाओ एक बार फंड्स देख लो। और ये आर्टिकल ध्यान रखना 266 में मेंशन है दोस्तों, सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। ये एक और फंड है और ये आपका इमरजेंसी फंड होता है दोस्तों, जो कि प्रेसिडेंट के डिस्पोजल में होता है, उनके पास होता है, ठीक है जी। यहां तक क्लियर। आ जाओ प्रेम्बल। प्रेम्बल हमारा होता है आइडेंटिटी कार्ड। कल के दिन आप कहीं पर एडमिशन लेते हो स्कूल में, कॉलेज में, आपको एक मिलता है आइडेंटिटी कार्ड जिसमें लिखा होता है कि भाई ये स्कूल के अंदर आप किस क्लास में हो, राइट, आपका रोल नंबर क्या है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, पापा का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, बेसिक इंफॉर्मेशन। ऐसे ही हमारा प्रिम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक हमारा आइडेंटिटी कार्ड है जो कि बेसिक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा, राइट। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, ये ऑर्डर ध्यान रखना, एसएसएस, सॉरेन सोशलिस्ट सेकुलर, कम अगेन, सॉरेन सोशलिस्ट सेकुलर, कम अगेन, सॉरेन सोशलिस्ट सेकुलर। ये ऑर्डर पूछ लेगा एग्जाम में, सॉरेन सोशलिस्ट सेकुलर, सेकुलर लास्ट में आएगा, सॉरेन पहले आएगा, याद हो जाएगा। सॉरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, खत्म।
उसके बाद हम प्रॉमिस करते हैं कौन कौन से जस्टिस, जस्टिस आपके सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इसके अलावा लिबर्टी, थॉट की लिबर्टी, एक्सप्रेशन की लिबर्टी, बिलीफ की लिबर्टी, फेथ की लिबर्टी, वर्शिप की लिबर्टी, इक्वलिटी हम देते हैं स्टेटस का, अपॉर्चुनिटी का, एंड हम प्रमोट करते हैं भाईचारा, ये सब ठीक है, ध्यान रखना। एक और चीज आपसे एग्जाम में पूछेगा, क्या प्रेम्बल हमारा जस्टिसिएबल है कोर्ट में? जवाब होगा नो। कोई पूछे प्रेम्बल क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? जवाब होगा हां, खत्म। ठीक, तो प्रेम्बल में बताया गया है कि हमारा सोर्स अथॉरिटी का संविधान पावर कहां से लेता है? लोगों से लेता है। 26 नवंबर को अडॉप्ट किया गया। एक और चीज, 26 नवंबर को हमने क्या क्या अडॉप्ट किया है तुमको पढ़ाया है मैंने, इलेक्शन की चीजें, नागरिकता की चीजें, राइट, ध्यान रखना सारी चीज। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है इसका? ये है। नेचर क्या है? ये है, खत्म। एक बार अमेंड हुआ है आज तक, 76 होगा ये। 42nd अमेंडमेंट से आपका एक बार अमेंड हुआ है, जिसमें सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स दोस्तों हमारे ऐड हुए हैं, खत्म। ये 3 केस थे आपके प्रेम्बल से जुड़े हुए, बेरूबरी केस, केशवानंद भारती केस, एलआईसी इंडिया केस। पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रेम्बल पार्ट नहीं है हमारे संविधान का, फिर केशवानंद भारती केस ने बोला ऐसे कैसे नहीं है, और फिर एलआईसी इंडिया में बोलता है हाँ भाई बिल्कुल है। तो आज के दिन सवाल आएगा कि क्या प्रेम्बल हमारे पार्ट है इसका, क्या प्रेम्बल पार्ट है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का? जवाब होगा यस सर, इंट्रीगल पार्ट है। कोई पूछे आपसे सवाल कि क्या प्रेम्बल जो हमारा है दोस्तों, क्या प्रेम्बल जस्टिसिएबल है? इसमें जो चीजें लिखी गई हैं अगर वो मुझे ना मिले, कैन आई गो टू कोर्ट? जवाब होगा नो सर, खत्म। आ जाओ। तो मेरे भाई आपका प्रेम्बल का पूरा पोर्शन क्लियर, रिवाइज अच्छे से। मैं जानबूझकर फास्ट रिवाइज करा रहा हूं बिकॉज हम पढ़ नहीं रहे हैं, ये मैं तुमको पढ़ा चुका हूं पहले भी, ठीक है जवानों, आ जाओ। ओके, अब ओके, इसके बाद दोस्तों आपकी ये मेजोरिटीज हैं जो मैं बता चुका हूं आपको, एक बार रीड कर लेना। ये आपकी हमारे 4 प्रकार की मेजोरिटीज हैं, सिंपल, एब्सोल्यूट, स्पेशल और इफेक्टिव। ध्यान रखना स्पेशल मेजोरिटी ना 2-3 प्रकार की होती है, ठीक है। जब आप प्रेसिडेंट को रिमूव करते हो उसमें 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप लगती है, और एक होता है 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो अलग अलग प्रकार की आपकी होती हैं, ठीक है दोस्त। आज चलो नेक्स्ट, अब यहां देखो आपका हमारा 10th शेड्यूल में दोस्तों ये 52nd अमेंडमेंट से हमने ऐड किया था 10th शेड्यूल, जो कि डील करता है एंटी डिफेक्शन लॉ से। कौन डिसाइड करता है कि कौन सा एमपी डिफेक्ट होगा? स्पीकर के पास पावर होती है, ठीक है। इसमें होता क्या है, जैसे मान लो आप किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीते और जीतने के बाद उस पार्टी को ही छोड़ दिया, तो जनता के साथ धोखा हो गया ना। तो अगर आप अपनी मेंबरशिप गिव अप कर देते हो पार्टी के, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अगर आप मान लो आपकी पार्टी ने आपको बोला कि यार इस बिल के फेवर में वोट करना है या अपोज में वोट करना है, आपने पार्टी की बात नहीं मानी, तब भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अगर आप एक इंडिपेंडेंट मेंबर थे और आपने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, तो जनता का धोखा हो गया ना भाई, तब भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और अगर आप नॉमिनेटेड मेंबर थे और 6 महीने के बाद ज्वाइन कर रहे हो कोई पार्टी, तब भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है जी। ओके, ज्वाइंट सिटिंग देख लेते हैं। समन कौन करेंगे? प्रेसिडेंट साहब। एप्लीकेबल किस में नहीं होता? मनी बिल में नहीं होता और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में नहीं होता, राज्यों में नहीं होता। ओके, प्रिसाइड कौन करेंगे? स्पीकर। कोरम क्या होता है? वो आपकी अटेंडेंस 1/3 हमारी होती है, खत्म। आओ, पार्लियामेंट्री कमेटी में क्या है आपकी? हमारी कुछ टेम्परेरी, कुछ आपकी परमानेंट। ओके, आपके 3 कमेटी ध्यान रखना। वो 3 कमेटी कौन सी हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रही पब्लिक अकाउंट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग और एस्टिमेट्स कमेटी। जरा मुझे बताओ कौन सी कमेटी में रिप्रेजेंटेशन नहीं होता राज्यसभा का? जल्दी एंड टाइप करो फास्ट, खाली कहानी मत सुनो। राज्यसभा का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वेरी गुड। ओके, इसको हमने बनाया जॉन मथाई के रिकमेंडेशन पर। ओके, टेनर आपका 1 साल का है, कोई भी मिनिस्टर्स आपके अलाउड नहीं है। चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं स्पीकर, ध्यान रखना। चेयरमैन आपके सारे स्पीकर अपॉइंट करेंगे तीनों में ही मिनिस्टर मेंबर नहीं होंगे। ओके, और सबसे बड़ी कमेटी आपकी एस्टिमेट्स कमेटी है, 30 लोग होते हैं और 30 के 30 आते हैं लोकसभा के। बाकी इसमें 22, इसमें 22, 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के, खत्म। किसके रिकमेंडेशन बनी वो याद रखना, दैट्स इट। तीनों कमेटी आपकी क्लियर हो गई दोस्तों, यहां पूरा क्लियर है। सेशन आपके हमारे सेशन होते हैं जब भी मान लो हाउस मीटिंग स्टार्ट होती है, उसको बोलते हैं समन करना। समन कौन करता है पार्लियामेंट को? दादाजी। डिसॉल्व कौन करता है? अगर मेजोरिटी नहीं हुई तब अपने आप हो जाएगी डिसॉल्व, या आपके प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। एडजॉर्न कौन करता है? स्पीकर साहब। एडजॉर्न का मतलब क्या होता है? सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित की जाती है। एडजॉर्नमेंट साइन डाई क्या होता है? सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है, खत्म। प्रोरॉग में क्या होगा भैया? प्रोरॉग का मतलब होता है उस टर्म को ही खत्म कर दें, उस टर्म को ही दोस्तों खत्म कर देना। ओके जी, ओके। अगला, अरे भाई बैच 22 नवरात्रि फर्स्ट डे, ठीक है, पढ़ो प्लीज।
तो प्रोलॉग, एडजॉर्नमेंट, साइन डाइट तीनों प्लीज ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। चलो अब हम आते हैं कि आपके पार्लियामेंट में दोस्तों तीन चीजें होती हैं, क्वेश्चन आर, जीरो आर हमारा, ओके, क्वेश्चन आर होता है, जीरो आर होता है, और आपका होता है क्या, एक और क्या होता है भाई, हाँ ये दोनों होता है। आ जाओ, ध्यान रखना, क्वेश्चन आर में क्या होता है मेरे भाई कि आप यहां पर सवाल पूछते हैं, आपका मतलब एमपी सवाल पूछेंगे, मिनिस्टर्स जवाब देते हैं। सवाल तीन प्रकार के हो सकते हैं, स्टार्ड, अनस्टार्ड और शॉर्ट नोटिस। ध्यान रखना, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन आपके क्वेश्चन आर का पार्ट नहीं होता, नॉट पार्ट ऑफ क्वेश्चन आर, इसको आप क्वेश्चन आर के बाद पूछते हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसमें ओरल आंसर तो सप्लीमेंट्री आप पूछ सकते हो, यहां नहीं पूछ सकते, ये तो क्लियर है ना आपको। जीरो आर इसके बाद होता है टिल एजेंडा ऑफ द डे तक, जहां पे आप इंपॉर्टेंट मैटर्स को रेज कर सकते हो। ध्यान रखना, दोनों ही कंस्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ना जीरो आर मेंशन है ना क्वेश्चन आर मेंशन है। आगे आते हैं, मोशन, प्रिविलेज मोशन आता है किसी मिनिस्टर के अगेंस्ट, क्लोजर मोशन जहां पर आप किसी भी चीज को, डिबेट को कट शॉर्ट कर रहे होते हो, कॉलिंग अटेंशन मोशन जहां पर आप पार्लियामेंट में ये कहते हो कि भाई बातचीत बंद करो, एक स्पेशल मैटर है जिस पर सुनवाई करो। एडजॉर्न मोशन को लाने के लिए आपको 50 लोग का सपोर्ट चाहिए, और एक केवल और केवल आता है लोकसभा में जहां पर कोई भी अर्जेंट कोई चीज पर डिस्कस अगर आपको करना है तो आप लेकर आते हो एडजॉर्नमेंट मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन भी केवल आएगा लोकसभा में, और अगर ये पास हो गया सरकार गिर जाएगी, ध्यान रखना, ओके। सेंसर मोशन आप लेकर आते हो अगेंस्ट एनी मिनिस्टर, आप ले सकते हो, या अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक बंदे के खिलाफ भी आ सकता है, 4 बंदे के खिलाफ भी आ सकता है, कंप्लीट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट भी आ सकता है, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल आता है पूरे मिनिस्टर्स के अगेंस्ट, ध्यान रखना। एक आपका मोशन ऑफ थैंक्स था, जिसमें क्या था भैया जी, प्रेसिडेंट साहब हर सेशन के पहले, हर साल के पहले सेशन के पहले, और जब नई सरकार बनती है तब एक भाषण देते हैं आकर, और उसको फिर हम वोटिंग पे लगाते हैं लोकसभा में, और उसी को बोलते हैं मोशन ऑफ थैंक। अगर वो पास ना हो तो मतलब सरकार के पास नंबर नहीं है, जो कि दिक्कत की बात है, ठीक है जी। खत्म, पहले पेज से आपका पूरा चीज खत्म हो गया, राइट, हर एक चीज क्लियर, सुप्रीम कोर्ट से लेकर पूरा तुम्हारा यूनियन का। यहां से दोस्तों सवाल बिल्कुल मिलेगा, कम से कम नहीं तो अगर पॉलिटी के 15 सवाल आएंगे या 12 सवाल अगर आते हैं तो कम से कम 5 सवाल आपको इस पेज से मिलने वाले हैं। हाँ जी, 5 सवाल इस पेज से मिलेंगे। क्या पहले पेज डन है सबको? राइट, जय हिंद एंड से यस। साला 3 दिन पहले तुम्हारा जोश गायब है, मेरा एग्जाम नहीं है तब भी मुझे है यार। और ये कौन है? हेलो कशिश चौधरी, सुधर जाए। हमने मेन पढ़ा पार्ट 5, ओके। जो चीज हमने पढ़ी दोस्तों, ये आपका मेन था पार्ट 5 में, विच वॉज यूनियन, राइट, विच वॉज दोस्तों हमारा पूरा यूनियन का पोर्शन। क्लियर है? आ जाओ, चलो यहां पे। अब मेरे भाई एकदम बेसिक में आपको अगर 2-3 चीज और बताऊं, यहां देखो, पहले पार्ट 1 में हम बात करते हैं भारत की, कि भारत क्या है हमारा, ओके, भारत हमारा देश है, राइट। आर्टिकल 1 में हम बस बताते हैं कि इंडिया दैट इज भारत। आर्टिकल 2 में दोस्तों हम बताते हैं कि आप किसी नए राज्य को अपने यूनियन में हम ऐड कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखो, देखो हर चीज में लिख नहीं सकता आज की क्लास में, बिकॉज ये रिवीजन क्लास में पढ़ा नहीं रहा हूं, ओके। तो कोई अगर खाली इस क्लास को देख रहा है तो मेरे भाई इसके पहले क्लासेस हम कर चुके हैं, पूरा खत्म कर चुके हैं कई बार पढ़ के, आज बस हम रिवाइज कर रहे हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, आर्टिकल 2 में दोस्तों क्या है कि अगर आपको नया राज्य एस्टैब्लिश करना है, राइट, पहली बात तो भारत को हम बोलते हैं इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इसका मतलब क्या होता है कि राज्यों को आप अल्टर कर सकते हो, उनकी बाउंड्रीज, नेम चेंज कर सकते हो, लेकिन आप भारत वही रहेगा। मैं रहूं या ना रहूं, हम रहें या ना रहें, भारत ये रहना चाहिए, ठीक है। सो आर्टिकल 2 इज बेसिकली एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। आर्टिकल 3 क्या है कि जो आपका नया राज्य बना है उसकी बाउंड्रीज को अल्टर करना है, यानी आर्टिकल 3 डील्स विद एग्जिस्टिंग स्टेट्स, आर्टिकल 2 डील्स विद कि आप नए राज्य को एडमिट कर सकते हो, और आर्टिकल 4 कहता है कि ये करने के लिए आपको आर्टिकल 368 की नीड नहीं है, ये करने के लिए आप सिंपल मेजोरिटी का उपयोग कर लेंगे, वही काफी है। खत्म। पार्ट 2 पे आते हैं। ये बस आर्टिकल ध्यान रखो कि आप नागरिकता से डील करते हो पार्ट 2 में, जहां पर कौन कौन से आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। खत्म। पार्ट 3 पे आते हैं। एफआर में बोला गया दोस्तों, आपके आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन है, जो ये कहती है कि आप कोई भी बॉडी हैं, आप इवन सरकारी इंस्टीट्यूशन हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, राइट, पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग है, कोई भी सरकारी संस्था है, वो स्टेट की डेफिनेशन में फॉल करेगी, और हमको एफआर मिलता है स्टेट के अगेंस्ट। आर्टिकल 13 कहता है कि ऐसे लॉ जो कल सरकार बनाएगी जो एफआर के अगेंस्ट होंगे उनको आप भगा दोगे, हटा दोगे। आर्टिकल 14 कहता है कि भैया जी हम सब बराबर हैं। आर्टिकल 14 में 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। एक है आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ है फ्रॉम यूके कॉन्सेप्ट,
इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है आपका यूएस का कॉन्सेप्ट, राइट। दो चीज आपको यहां मिलेंगी। आर्टिकल 15 में कहा गया है कि आप रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सभी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। इसका मतलब जाति, धर्म या आपके जन्म का स्थान या फिर आपका रिलीजन, राइट, इन सब बेसिस पर, या आपका कलर, बॉडी का कलर या सेक्स, सेक्स का मतलब ये नहीं कि किसको मिला किसको नहीं मिला, इसका मतलब है तुम्हारा जेंडर, मेल हो या फीमेल हो, इस बेसिस पर हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, राइट। आर्टिकल 16 कहता है कि भैया जी हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे सरकारी नौकरी देने में, कि अगर 21 से 25 साल वाले फॉर्म भर सकते हैं तो हम इस बेसिस पर मना नहीं करेंगे कि आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप गोरे हो, आप काले हो, आप ये हो, आप हो, ठीक है। हाँ जी। आर्टिकल 17 क्या है आपका कि हम लोग अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को दोस्तों यहां पर क्या करते हैं, छुआछूत को अबॉलिश करते हैं। 18 में है कि एंजल प्रिया नहीं लिख सकते आप, ठीक है। राजाधिराज, महाराजा पधार रहे हैं, ये सब बातें आप नहीं कर सकते, ठीक। आर्टिकल 19 देखते ही मुझे याद आता है कि जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगेगी, जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगेगी एक्सटर्नल ग्राउंड्स पर, वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पर, ऐसे ही आर्टिकल 358 आएगा दौड़ते हुए और बोलेगा आर्टिकल 19 को बेबी तू जा, तुरंत आपका आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। क्लियर है? परफेक्ट, ओके। आर्टिकल 20 में बोला गया है कि आपको नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ होगा, यानी कि जो क्राइम आपने किया है उसकी जो सजा है आज के दिन वही आपको मिलेगी। नो डबल जियोपॉर्डी, जिसका मतलब क्या होता है कि मेरे भाई आपको हमारे एक क्राइम की सजा एक बार मिलेगी। और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आपको कंपेल नहीं किया जाएगा आपके खुद के अगेंस्ट गवाह बनने के लिए। आर्टिकल 21 जीने की आजादी, खाली जीने की नहीं, राइट, आपके हमारे अच्छे से जीने की आजादी। उसके बाद 86 अमेंडमेंट से हमने ऐड किया राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, आर्टिकल 21A हमने। आर्टिकल 22 में बोला गया कल आपको कोई पकड़ने आएगा, पुलिस पकड़ने आएगी तो पुलिस को बताना पड़ेगा क्यों पकड़ने आपको आई है, राइट। इसको बोलते हैं पुनिटिव डिटेंशन, जहां पर पुलिस आपको पकड़ेगी, राइट। एंड उस टाइम पर आपके पास क्या क्या राइट हैं वो डील किया गया है इसमें। ध्यान रखना 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा और इट एक्सक्लूड्स योर जर्नी टाइम। दूसरा आपका होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, जहां पर आपको आप क्राइम करने के पहले आपको धर लिया गया है कि आप क्राइम कर सकते हैं। फिर 23 और 24 में क्या है आपका कि 23 में हम लोग ट्रैफिकिंग को रोकेंगे, 24 में हम जो बच्चे हैं 14 ईयर से कम वाले उनका अलाउ नहीं करेंगे, उनको हम हैजार्डस फैक्ट्रीज में। 25, 26, 27, 28 इनमें है धर्म की आज़ादी, आप धर्म के लिए अपना मैनेज करो अफेयर, राइट, धर्म वाले अफेयर, ठीक है। फ्रीडम है आपको कि आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा आपके धर्म के लिए, या ये सब सारे आपके हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। 29 और 30 में दोस्तों क्या है आपका कि आप ध्यान रखना 29 में मेजॉरिटीज का भी राइट है, माइनॉरिटीज का भी, और 30 में खाली माइनॉरिटीज का है कि आप अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कर सकते हो, ठीक है। और 32 किसको नहीं पता, 32 को हम क्या कहते हैं, सोल, हार्ट एंड सोल। भीमराव अंबेडकर साहब ने इसी को बोला था, हार्ट एंड सोल ऑफ द संविधान। रिट हमारे कौन कौन से हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोरी, प्रोहिबिशन और कोवरेंटो। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, अच्छे से, ठीक है। ध्यान रखना प्रोहिबिशन और सर्टियोरी में डिफरेंस क्या है। प्रोहिबिशन में हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के जजमेंट को खाली रोकता है, सर्टियोरी में करेक्ट करता है। सर्टियोरी में आपका हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को बोलेगा कि भाई साहब एक काम करो। हाँ जी, क्लियर है। आपका प्रोहिबिशन है दोस्तों, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के अगेंस्ट भी आ सकता है, याद रखना ये डिफरेंस। और सॉरी, सर्टियोरी जो आपका है ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के अगेंस्ट भी आ सकता है, लेकिन प्रोहिबिशन आपका खाली आएगा जुडिशियल या क्वाजी जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट, ठीक है जी, ये अंतर ध्यान रखना। मैंडमस आपका होगा जो सरकारी बंदे हैं उनके अगेंस्ट आता है। क्लियर बालक पार्टी? 30 मिनट तो हो गए, क्या बात कर रहे हो, तुमने बताया क्यों नहीं 30 मिनट हो गए? कोई बात नहीं, आ जाओ ठीक है। तो मेरे भाई ये पूरा पोर्शन क्लियर है। अच्छा जी, अब इधर आ जाओ। उसके बाद आपके पार्ट 4 में डीपीएसपी मेंशन है। डीपीएसपी में क्या होता है मेरे भाई, डीपीएसपी में होता है आपका हमारा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी, ये हमने लिया है फ्रॉम आयरलैंड, ये हमने आयरलैंड से लिया है। 42nd अमेंडमेंट से हमने ये कुछ डीपीएसपीस को ऐड किया था। 86 से हमने 45th आर्टिकल को ऐड किया था, राइट। वेलफेयर गवर्नमेंट की बात करता है ये सारे आपके हमारे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। एक बार रीड कर लेना किस डीपीएसपी में क्या है आपका, ठीक है, किस डीपीएसपी में क्या है। आर्टिकल 51 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है पीवाईक्यू में आपके, ठीक है। प्रमोट करेंगे हम लोग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आपस में, ठीक। उसके बाद आपकी फंडामेंटल ड्यूटी, एक सेकेंड कहाँ गया, ये पे था यार, मिस हो गया क्या। मेरे भाई कि आपके हमने 42nd अमेंडमेंट से 10 ड्यूटी ऐड की थी। 42nd अमेंडमेंट से हमने 10 ड्यूटी ऐड की थी, ठीक है।
उसके बाद 86 से हमने एक और ड्यूटी ऐड की थी। क्लियर? चलो जी, ग्रेट, ओके। अब ना हमारे कुछ बेसिक पार्ट्स यहां पर देख लो। आर्टिकल 238 में हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज की। पार्ट 10 में आपके हमारे शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज की बात करते हैं, राइट। ऑल इंडिया सर्विस, इलेक्शन, ये सब की हम बात कर रहे होते हैं, ओके। उसके बाद आपके हमारे इसमें स्पेशल प्रोविजंस, ध्यान रखना, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स SC ST की, नेशनल कमीशन फॉर SC आर्टिकल 338 में आता है, नेशनल कमीशन फॉर ST 338A में आता है, बैकवर्ड क्लास के लिए B में आता है, राइट, ये याद रखेंगे। देन वी हैव GST काउंसिल 279A में, कंटिजेंसी फंड, ये भी आप ऊपर देख कर आ रहे हो, ठीक है जी। राइट टू प्रॉपर्टी दोस्तों ध्यान रखना, पहले आपकी फंडामेंटल राइट थी, लेकिन इसको हमने डिलीट कर दिया। कौन से अमेंडमेंट से? 44th अमेंडमेंट से हमने इसको डिलीट कर दिया और हमने बना दिया इसको लीगल राइट आपका, ठीक है जी। चलो राज्यों की बात करते हैं। राज्यों की आपकी ये आर्टिकल्स हैं हमारे, ये एक बार गो थ्रू कर लेना, इंपॉर्टेंट है तुम्हारा ये पंचायत। तो आर्टिकल 243A में मेंशन है ग्राम पंचायत की बातें, ठीक है। 243D में मेंशन है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स महिलाओं के लिए फॉर विमेन एंड SC एंड ST, ठीक है। ध्यान रखना, विमेन को 1/3 रिजर्वेशन है आपके राज्यों में, विमेन को 1/3 रिजर्वेशन है, लेकिन SC ST का फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करता है पॉपुलेशन के ऊपर, ठीक है। सारे आर्टिकल कई बार पूछा गया है डायरेक्ट आपके आर्टिकल्स। चलो नेक्स्ट आ जाओ। इमरजेंसी आपके पार्ट 18 में है दोस्तों। आपकी इमरजेंसी 3 ग्राउंड्स पर लगती है। एक बार सवाल ये आया था एग्जाम में कि हमारी इमरजेंसी कितने ग्राउंड पर लगती है। हाँ जी, हमारी इमरजेंसी कितने ग्राउंड पर लगती है, एक बार ये सवाल आया था, ठीक है। तो ध्यान रखना, हमारी इमरजेंसी एक नेशनल इमरजेंसी है, एक है स्टेट इमरजेंसी और एक आपकी है फाइनेंशियल इमरजेंसी दोस्तों, ठीक है। तो आर्टिकल 352 कहता है कि इमरजेंसी किस किस ग्राउंड पर लग सकती है। 355 में बोला गया है कि ये ड्यूटी है यूनियन की कि वो प्रोटेक्ट करे अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। 356 में बोला गया है भैया जी कि आपके अगर राज्य की सरकार संविधान के हिसाब से चलने में असमर्थ हो तो गवर्नर साहब रिकमेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट रूल। 358 और 359 बता चुका हूं मैं आपको। 358 तुरंत ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर देता है आर्टिकल 19 को जब इमरजेंसी लगती है एक्सटर्नल ग्राउंड पर, ध्यान रखना। और 359 पावर देता है प्रेसिडेंट को कि अगर वो चाहें तो बाकी के FR को सस्पेंड कर सकते हैं। केवल 2 फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होंगे, 20 और 21। क्लियर है? ओके, तो ये पूरा क्लियर, बढ़िया से रिवाइज हो गया। ओके, ये आपके पार्लियामेंट की पावर है जो आप देख चुके हैं। 368 आप पढ़ चुके हैं। आइए अब ये 371 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। मैं PDF भेजूं ना भेजूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आर्टिकल 371 वाले सवाल आते हैं। तो आर्टिकल 371A में हम स्पेशल दर्जा देते हैं नागालैंड को। तो 371A का मतलब नागालैंड, B का मतलब हमारे असम, ठीक है, C का मतलब मणिपुर, D आंध्र प्रदेश तेलंगाना, E सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश, F सिक्किम, ऐसे याद रखो, फिक्किम 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 सिक्किम सिक्किम सिक्किम। उसके बाद F के बाद G का मिजोरम, उसके बाद H अरुणाचल प्रदेश, I गोवा जाने देगी नहीं, गोवा, ठीक है, J कर्नाटका, ठीक है, ऐसे याद रखना। और 371 में आप महाराष्ट्र और गुजरात की बात करते हो। तो पूरा 370A में जो स्पेशल दर्जा हम देते हैं, ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर बालक पार्टी? ओके, आओ फिर हमारी कुछ बॉडीज के बारे में आपको यहां बताना चाहता हूं। पहले बात तो लोकपाल एंड लोकायुक्त, एक आपके लिए होमवर्क है। लोकपाल का नया टैगलाइन क्या था, नया मोटो क्या था, मैंने आपको करंट अफेयर पढ़ाया है, अब आज की लग गई मेरी यार, ठीक है, ये बताना मुझे। हाँ, उसके बाद सीबीआई आपका स्टैब्लिश होता है 1963 में दोस्तों। इसके हेड होते हैं आपके डायरेक्टर भैया। इस डायरेक्टर को चूज करने के लिए PM लीडर ऑफ अपोजिशन और पहले चीफ जस्टिस हुआ करते थे, राइट। अभी हमारे बेसिकली आपके एक और कैबिनेट मिनिस्टर, जैसे आपके उसमें सेम इलेक्शन कमीशन में, ध्यान रखना, इलेक्शन कमीशन में भी हमारे क्या हो चुके हैं, आपके 3 लोग हो चुके हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग कैबिनेट मिनिस्टर्स, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपकी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है दोस्तों, जिसके हेड को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट साहब। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है आपके, ध्यान रखना, यहाँ पर अपॉइंट जो होंगे वो एक कमिटी के रिकमेंडेशन पर होते हैं, ठीक है। और टर्म जो होता है इनका 3 साल होता है या 70 साल होता है, यहाँ देख लो। और जो चेयरमैन होते हैं वो या तो जज रहे होंगे रिटायर्ड आपके, या चीफ जस्टिस रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर, ठीक है जी। चलो, इसके बाद फिर हम आते हैं यहाँ पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अब ये रीड कर लेना, ठीक है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सबके टर्म ध्यान रखना, टर्म कितना है, टेनर कितना है और हमारा क्या है आपका वो, ठीक है।
सारे टर्म याद रखना, सीबीआई के, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के, लोकपाल, लोकायुक्त, एनएचआरसी, एसएचआरसी, ठीक है, ये सारे आपकी हमारी बॉडीज हो गई। आई इधर आपकी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, यूपीएससी, एसपीएससी, फाइनेंस कमीशन, सीएजी, जीएसटी काउंसिल, राइट, नेशनल कमीशन फॉर एससी, एसटी, बैकवर्ड क्लास, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ओके, ये देख लो, सबके बारे में बॉडी है, आप आराम से रीड कर लेना भैया जी, वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस यहाँ से आपके मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत बहुत आसान चीज़ें आपको जमानो यहाँ से पूरा मिल जाएगी। चलो आ जाओ नेक्स्ट एक चीज़ ध्यान रखना, हमने कौन सी चीज़ कहाँ से बोरो किया है, सोर्सेस के ऊपर सवाल आ सकता है। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने लिया है फेडरल या इमरजेंसी वाले प्रोविजन, यूके से लिया है हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होगा, रूल ऑफ लॉ होगा, बाइकैमरल होगा, अमेरिका से लिया है एफआर, जुडिशियल रिव्यू, इंपीचमेंट और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, रशिया से हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज, और आपके प्रेम्बल में जो जस्टिस वाला चीज़ है वो आया है कहाँ से, रशिया से। वेमार कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी से आपका आया है, एफआर का सस्पेंशन के टाइम पर क्या होता है, इमरजेंसी के टाइम पर क्या होता है। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है कंकरेंट लिस्ट और ज्वाइंट सिटिंग। कनाडा से याद रखना, जहां पर सेंटर को स्ट्रांग बना रहा हो वो चीज़ हमने लिया है फ्रॉम कनाडा। आयरलैंड से लिया है हमने डीपीएसपी और आपके हमारे राज्यसभा की चीज़ें। फ्रांस से हमने लिया है आपके प्रेम्बल में लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। साउथ अफ्रीका से लिया है अमेंडमेंट कैसे करेंगे, जापान से लिया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाई लॉ। तो कौन सी चीज़ हमने कहाँ से बोरो किया है, मेजॉरिटी चीज़ हमने बोरो किया है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से, ठीक, ऐसे याद रखना। क्लियर? ये ओए वाला कौन है, कौन है भाई ये ओए वाला, सुधर जा यार, आज मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, ठीक है, आखिरी क्लास है अपनी ठीक है, आई नो तुम यहाँ के नहीं हो, पर ठीक है, बड़ी हरकतें मत करो, ठीक है, अटेंशन मेरा मत लो, ठीक है, उससे कुछ नहीं होगा मेरे भाई। ओके, आ जाओ, चलो दोस्त पढ़ लो प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चलो आ जाओ। उसके बाद मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आर्टिकल 350 में मेंशन मिलता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का। तुम्हारी पूरी लक्ष्मीकांत है 2 पन्ने में, समझ रहे हो, तुम्हारी पूरी पॉलिटी है 2 पन्ने में, और मैं भेजूंगा नहीं, ध्यान रखना इसकी पीडीएफ, कुछ भी हो जाए, अब तो नहीं भेजने वाला और ना पढ़ो, ठीक है। चलो, इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हमारे देख लो। केशवानंद भारती केस में क्या आया हुआ था, इसमें बोला गया कि आप संविधान को अमेंड कर सकते हो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे। गोलकनाथ केस में आया था क्या कि भैया जी आपका एफआर कैन नॉट बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल। तो अलग अलग केस में क्या आपके जजमेंट रहे हैं, रीड कर लीजिएगा, ये मैंने दोस्तों पहले भी पढ़ाया हुआ है आपको क्लास में। विशाखा में आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस वाला आपका जजमेंट था, तो अलग अलग केसेस में हमारे जजमेंट क्या क्या रहे हैं, राइट, ये एक बार देख लीजिएगा, ठीक। डिफरेंट केस में हमारे जजमेंट क्या रहे हैं, ये पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। शायराना बानो केस, ट्रिपल तलाक वाला केस हमारा, सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस, ठीक है, श्रेया सिंघल वर्सेस, ये सारे केस जवानों यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक। एंड देन एट लास्ट वी हैव यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। देखो, फर्स्ट अमेंडमेंट से हमने क्या किया था, लैंड रिफॉर्म किया था, इसी से हमने 9th शेड्यूल ऐड किया था, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट था आपका 7th अमेंडमेंट, जिससे हमने रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट वाला ऐड किया था। 21st अमेंडमेंट सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया था। लैंग्वेज के लिए 3 अमेंडमेंट याद है, राइट, BDSM याद है, बोडो, डोगरी, सेंथली, मैथिली, याद है ना ये सब, हाँ, होपफुली आपको याद होगा। आ जाओ, 42nd अमेंडमेंट, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, 44th, ये सब देख लो भाई। 61st अमेंडमेंट से हमने वोट देने की उम्र को 21 से 18 कर दिया था। 69th, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे हमने दिल्ली को बनाया था UT। 52nd से हमने एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आए थे हम लोग, ठीक है। उसके बाद ये आपके बाकी सारे अमेंडमेंट हैं इंपॉर्टेंट जवानों। 97 से हमने देख लो, 100 से हमने क्या किया था, राइट, 101st GST लेकर आए थे, 102nd, अभी 106 आया था आपका जब हमने महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन देने की बात की थी। ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सारे। 86th एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, जिससे हमने राइट टू एजुकेशन ऐड किया, हमने DPSP नए ऐड किए हैं अपने। 73rd 74th से हमने क्या किया, 11th शेड्यूल ऐड किया, 12th शेड्यूल ऐड किया। 11th शेड्यूल में 29 मैटर हैं, 12th शेड्यूल में 18 मैटर हैं, राइट, खत्म, दैट्स इट।